Okay, so let's start with the sixth chapter in your civics portion or civics section of the syllabus, role of police and courts. ओके अब हम लोग कानून की बात कर चुके हैं, जुडिशरी की बात कर चुके हैं, लेकिन कानून अगर है तो कानून को इन्फोर्स करने का काम जो है, ठीक है, वो कैसे होगा। देखो एक्चुअली कोर्ट और पुलिस, द कोर्ट एंड पुलिस आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द लॉ एंड protecting life and property of the citizens of a nation. ओके, कोर्ट और पुलिस ये दोनों जो है साथ साथ जो है जिम्मेदार हैं कानून का पालन करवाने के लिए, और साथ ही साथ जो है देश की जनता के, देश के नागरिकों के जो है जान और संपत्ति की रक्षा के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है कोर्ट और पुलिस के रोल को ही देखेंगे कि किस तरह से दोनों जो हैं वो रिलेटेड हैं आपस में। ओके, तो बेसिकली वी विल बी लर्निंग अबाउट द रोल ऑफ कोर्ट्स एंड द पुलिस इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, पुलिस और कोर्ट का रोल देखेंगे हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। साथ साथ जो है हम लोग कोर्ट और पुलिस ऑफिशियल्स के बारे में जानेंगे, और फिर प्रोसीजर, एफआईआर लॉन्च करने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग जानेंगे। द चैप्टर बिगिंस विद एन इंसिडेंट, एक स्टोरी के साथ शुरू होती है। चार कॉलेज फ्रेंड हैं, सिद्धार्थ, मायरा, अनुज और दिशा। ये जो है घर लौट रहे हैं लेट नाइट पार्टी के बाद। तो शायद सिद्धार्थ या अनुज को जो है बोलता है, वॉच आउट मायरा, स्लो डाउन, अरे देखो देखो मायरा, धीरे करो। लेकिन तब तक में गाड़ी जो है वो रोड डिवाइडर से जाके टकरा जाती है, बूम। ओके, तो खैर 15 मिनट के बाद जो है पुलिस आती है वहाँ पर। सो मैडम, यू वर ड्राइविंग द कार, आप गाड़ी चला रही थी? वो बेचारी लड़खड़ाती हुई बोलती है, येस। ओके, उसके बाद जो है इंस्पेक्टर जो है वो अपने सिपाहियों को बोलता है, वर्मा, पंत, सारे एविडेंसेस जो तुम्हें मिलते हैं कार में उन्हें सील कर लो और मैडम को हॉस्पिटल लेके जाओ। सबसे पहले जो है मायरा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर अब वहाँ पर जो है पुलिस जो है एक एफआईआर लॉन्च करती है। 3 घंटे बाद पुलिस स्टेशन में मायरा के फादर जो हैं वो भी पहुँचते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो है इंस्पेक्टर जो है वो बताता है उन्हें कि एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर की गई है पुलिस के द्वारा मैडम के अगेंस्ट, एंड शी हैज़ बीन बुक्ड अंडर आईपीसी सेक्शन 337 and 304 for rash and negligent driving and for causing death due to negligence। वो बताता है कि एक एफआईआर जो है वो मैडम के अगेंस्ट लॉन्च किया गया है, और उसके ऊपर जो है आईपीसी सेक्शन, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 337 और 304 के तहत जो है रैश, मतलब कि कह सकते हो कि ख़राब और केयरलेस ड्राइविंग, और साथ ही साथ जो है नेग्लिजेंस, मतलब ध्यान ना देने की वजह से किसी का डेथ, इन दोनों सेक्शंस के तहत जो है, तो इन दोनों कारणों से जो है इन सेक्शंस के अंदर उसके ऊपर जो है मुकदमा दायर किया गया है। और इस पर साथ ही बोलता है कि वी विल हैव टू पुट हर अंडर अरेस्ट, हमें जो है उसे अरेस्ट करना होगा। तो मायरा जब अपने फादर से बोलती है, पापा प्लीज़ सेव मी, आई डिडंट डू एनीथिंग डेलिबरेटली। वो ये बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। अगले दिन मायरा जो है उसे बेल पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर, विद इन अ वीक, चार्जशीट जो है उसके अगेंस्ट फाइल किया जाता है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। शी वॉज री अरेस्टेड एंड ए ट्रायल इन द कोर्ट बिगेन। वो दोबारा जो है अरेस्ट होती है और कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाता है। तो खैर वकील ऑफ कोर्स पूछेगा, तो वहाँ पर गवाह जो है वो बोलता है कि हाँ मैं वहाँ मौजूद था, उनकी कार जो है वो तेज़ी में जा रही थी और ये जो है रोड डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और फिर जो है ट्रैफिक सिग्नल से टकरा गई, क्रैश अगेंस्ट ट्रैफिक सिग्नल। मैं मदद के लिए आगे गया, जब तक एम्बुलेंस पहुंची दोनों लड़के जो थे गाड़ी में वो मर चुके थे। फिर उसके बाद वकील जो है पूछता है, तो अच्छा आपके मुताबिक जो अक्यूज्ड, जो आरोपी है मायरा और उसके फ्रेंड जो थे वो इनेब्रिएटेड स्टेट में, मतलब कि ड्रंक कंडीशन में, अल्कोहल के प्रभाव में जो है वो ड्राइव कर रहे थे, इधर नशे की हालत में जो है वो ड्राइव कर रहे थे 1 घंटे से एक्सीडेंट से पहले। और एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट वर यू प्रेजेंट देयर एंड व्हाट डिड यू विटनेस। ओ सॉरी, क्वेश्चन पहले आता है, ये आंसर बाद में आता है, तो पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है, माय बैड। ये पहले आपके मुताबिक जो एक्यूज है मायरा और उसके फ्रेंड, वो 1 घंटे से नशे की हालत में जो है गाड़ी चला रहे थे और एक्सीडेंट के समय में आप वहाँ मौजूद थे, आपने वहाँ पर क्या देखा, और तब ये सारी बात बताता है कि गाड़ी बहुत तेज़ी में जा रही थी, रोड डिवाइडर से टकराई, फिर ट्रैफिक सिग्नल से टकराई, मैं मदद के लिए गया, जब तक एम्बुलेंस आई दोनों लड़के गाड़ी में मर चुके थे। 2 महीने के बाद कोर्ट जो है वो अपने डिसीजन पर आती है और जज जो है वो वर्डिक्ट देता है, मतलब कि फैसला सुनाता है। After hearing the defense and the prosecution, the accounts of the eyewitnesses and the evidence gathered by the police, the court finds that Myra is guilty under IPC section 304 and is awarded a 3-year term in the prison.
तो डिफेंस और प्रोसिक्यूशन, डिफेंस मतलब जो कि मायरा के डिफेंस में होगा वकील, और प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील जो कि सज़ा दिलवाने के लिए वहाँ पर बहस कर रहा होगा। तो इन दोनों के आर्गूमेंट सुनने के बाद और साथ ही साथ जो आई विटनेसेस थे, जो चश्मदीद गवाह थे वहाँ पर जिन्होंने सारी घटना देखी थी, उनके विवरण के आधार पर और साथ ही साथ पुलिस ने जो सबूत जमा किए हैं उनके आधार पर कोर्ट जो है वो मायरा को आईपीसी सेक्शन 304 के अंतर्गत जो है गिल्टी मानती है और उसे जो है 3 साल की जेल की सज़ा देती है। साथ ही साथ जो है कोर्ट ये भी ऑर्डर देती है कि वो जो है 5 लाख का हर्जाना या कंपनसेशन जो है वो हर एक मरने वाले की फैमिली को देगी। तो इसके आधार पर हम क्या देखते हैं कि मतलब कि क्राइम होता है, क्राइम के बाद जो है किसका रोल आ जाता है, पुलिस का। पुलिस जो है वो अरेस्ट करेगी, पुलिस जो है वो केस बनाएगी, उसके बाद जो है फिर मैटर जो है वो कोर्ट जाएगा और फिर कोर्ट जो है वो उसके ऊपर सज़ा सुनाएगी, राइट। ये सारा प्रोसेस या प्रोसीजर जो है वो फॉलो होता है। So now you have to look at the role of these courts and police in greater detail. तो कोर्ट जो है उन्होंने कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या संवैधानिक कानून की नींव रखने में एक काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रोडक्टिव रोल प्ले किया है। यद्यपि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती है कि कानून क्या होंगे, कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है कि कैसे ये कानून जो है वो पर्टिकुलर केसेस में अप्लाई होंगे। इस तरह से कोर्ट जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिलीवरिंग जस्टिस टू द पीपल। ये लोगों को न्याय देने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल एंड आर नोन फॉर देयर इम्पार्शियल डिसीजंस इन ऑल डिस्प्यूट्स। वो जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के रक्षक हैं और साथ ही साथ जो है वो सारे डिस्प्यूट के केस में जो है बिना किसी भेदभाव के निर्णय देने के लिए जाने जाते हैं। Police, on the other hand, are responsible for maintaining law and order in the state. पुलिस दूसरी तरफ जो है वो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार हैं। Whenever a crime is committed, the police arrest the suspect based on the FIR, first information report filed with them. जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई क्राइम कमिट किया जाता है जब भी कोई क्राइम, तो पुलिस जो है वो सस्पेक्ट को जिसके ऊपर संदेह है उसको जो है FIR के आधार पर जो है अरेस्ट करती है। FIR जिसका मतलब हुआ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ओके। फिर जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं क्राइम को बाय आइडेंटिफाइंग द विटनेसेस, रिकॉर्डिंग देयर स्टेटमेंट्स एंड प्रोड्यूसिंग देम इन द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड। उसके बाद जो है वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं गवाह की पहचान करके, फिर उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और फिर उसको कोर्ट के सामने जब भी ज़रूरत हो प्रोड्यूस करके। It is also their task to gather all evidences related to the crime and to present a charge sheet in the court against an accused. उनका ये भी काम है कि सारे सबूत जो है क्राइम से रिलेटेड उसको इकट्ठा करें और वो चार्ज शीट जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करें किसी भी अक्यूज के खिलाफ। However, the police cannot punish the criminal. लेकिन पुलिस जो है वो क्रिमिनल को सज़ा नहीं दे सकती। They present the accused to the court. ठीक है, वो जो है अक्यूज को कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है इट इज़ द टास्क ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड वेदर द सस्पेक्ट इज एक्चुअली द पर्सन हु हैज़ कमिटेड द क्राइम और नॉट। उसके बाद जो है कोर्ट का काम हो गया डिसाइड करना कि जो सस्पेक्ट जो है वो एक्चुअली वो आदमी है कि नहीं जिसने क्राइम किया है, या एक्चुअली वो क्राइम करने वाला आदमी है या नहीं है। Now, if the suspect is found guilty, he is given a suitable punishment by the court, right? अगर सस्पेक्ट जो है वो गिल्टी पाया जाता है तो उसे जो है उपयुक्त सजा दी जाती है कोर्ट के द्वारा। However, during the period of trial, the suspect remains in the custody of the police. लेकिन ट्रायल के पीरियड में सस्पेक्ट जो है वो पुलिस की कस्टडी में रहता है। Now, of course, पुलिस के पास चूँकि अरेस्ट करने का पावर है, पुलिस के पास चूँकि कह सकते हो इन्वेस्टिगेट करने का पावर है, ये सब जो है, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो सकती है और ये अक्सर देखा भी जाता है कि पुलिस जो है वो आर्बिट्रेरी तरीके से जो है मतलब वैसे तैसे जो है अरेस्ट कर लेती है, लोगों को जेल में पकड़ के बंद कर देती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। मान लो कि इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जो है पुलिस में अरेस्ट एंड इंटेरोगेट पीपल, राइट। पुलिस जो है वो लोगों को अरेस्ट कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। अब ये इंश्योर करने के लिए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो एथिक्स और ह्यूमन राइट्स के दायरे के अंदर होता है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लियरली लेड डाउन सम गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द पुलिस एंड अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन ऑफ एनी पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लियरली कुछ गाइडलाइन जारी कर रखे हैं जो कि पुलिस के द्वारा फॉलो होना है और बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा किसी को अरेस्ट करते वक्त, डिटेन करते वक्त या फिर इंटेरोगेट करते वक्त।
ये जो गाइडलाइंस हैं दीज आर कॉल्ड डी.के. बासु गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस के अलावा जो आर्टिकल 22 है हमारे संविधान का, ये भी जो है आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ जो है सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। तो जो अरेस्टेड पर्सन है तो उनका जो है इस कानून, इस अधिकार के तहत जो है उनके ये सब अधिकार है। पहला, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट करते वक्त जो है उन्हें अरेस्ट की वजह जानने का अधिकार है। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ चॉइस। उन्हें जो है अपनी पसंद के वकील से कंसल्ट करने का और उसके द्वारा डिफेंस हासिल करने का अधिकार है। द राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। ओके, साथ साथ जो है जो अक्यूज जिसको अरेस्ट किया गया है, अरेस्टेड पर्सन जो है, उसके पास ये अधिकार है कि उसे जो है नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास जो है अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर जो है प्रस्तुत किया जाए। ओके, सो वेल वी हैव इसके अलावा जो है उसे ये भी अधिकार है, द राइट नॉट टू बी टॉर्चर्ड और इल ट्रीटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम्स बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। उसे जो है टॉर्चर नहीं होने का या किसी तरीके की बदतमीजी नहीं झेलने का अधिकार है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा। साथ ही साथ कॉन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी डीम्ड एज एविडेंस सिंस इट में इन्वॉल्व कोअर्सन और टॉर्चर। पुलिस कस्टडी में दिया हुआ कोई भी कॉन्फेशन जो होगा वो जो है सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कोअर्सन और टॉर्चर का यूज हो सकता है। सो वेल, दीज आर द गाइडलाइंस। डी.के. बासु वाले गाइडलाइन को भी हम देख सकते हैं कि जैसे कि अरेस्ट के टाइम में पुलिस जो है वो डेट, टाइम और वेन्यू ऑफ अरेस्ट का मेमो बनाएगी। साथ साथ ये मेमो जो है वो अरेस्टेड पर्सन के द्वारा भी साइन होना चाहिए और साथ साथ कम से कम एक विटनेस के द्वारा साइन होना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस जो है वो जो है पक्का जो है क्लियर और विजिबल आइडेंटिफाइबल नेम टैग जो है वो पहन के रखेंगे। साथ ही साथ जिस पर कि उनका जो है नाम और डेजिग्नेशन ये जो है मौजूद हो अरेस्ट करते वक्त। जो अरेस्टेड या डिटेन्ड पर्सन है उसको अधिकार है अपने रिलेटिव या फ्रेंड को इन्फॉर्म करने का, और अगर कोई फ्रेंड या रिलेटिव जो है उनके साथ नहीं रहता है तो पुलिस उनको जो है अरेस्ट के 8 से 12 घंटे के अंदर जो है पक्का इन्फॉर्म करे। जो अरेस्टेड या डिटेन्ड पर्सन जो है उनके अधिकार जो है वो उनको अरेस्ट के टाइम में बताना जो है वो कंपलसरी है। So well, that's the you know like I mean main guidelines, D.के. Basu guidelines, and well you are expected to go through this section because in the next lesson we are going to look at police officials at the district level. तो basically हम पुलिस के organization को देखने वाले हैं, फिर जो है हम FIR के procedure, right, इन सब को देखेंगे, and then we will move onward and we will you know like look at the role of courts. So well, until then just to go through the covered part of this chapter and see if you have understood everything. Okay, well then bye bye until then.